गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है अपना जो चैप्टर चल रहा है वो एंजाइम, उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें जितना सा मैं पढ़ा पा रहा हूँ, एक दो सिद्धांत पढ़ाते हैं, कुछ जो डिस्कस करते हैं, दो चीज़ डिस्कस नहीं कर पाते जो अच्छे से हो नहीं पाएगी, तो एक जो छोटी सी चीज़ या एक दो सिद्धांत आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो थ्योरी डिस्कस करता हूँ, तो वो आपको अच्छे से आप उनको याद कर रहे हो और अच्छे से उसके नोट्स बना रहे हो। इतना सुंदर समय आपको मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, लाइन टू लाइन प्रिपेयर करिए। आपको ये जो कीमती समय मिल रहा है, बेस कीमती समय मिल रहा है, ये आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। ठीक है, जो भी होगा सेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट हो उससे पहले जो आपका ये समय कीमती समय मिल रहा है, अभी और कई जगह स्टार्ट नहीं हुए, आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जैसे ही आपको पता हो, एक बार में वापस वो याद रहे, फिर आगे का जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो आपको पता ही है, हमें एंजाइम टॉपिक चल रहा है। एंजाइम जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर नंबर आपके 9th है सिलेबस में, और इस यूनिट का जो है वो लास्ट चैप्टर होता है। इस बीच में 8वां जो चैप्टर होता है, एक बार बड़ा थ्योरेटिकल उसके छोड़ दिया था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो समझने वाला चैप्टर है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो एंजाइम है वो अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एंजाइम जो चैप्टर है, तो एंजाइम में आपको क्या क्या याद करना है, मैंने बताया एंजाइम में आपको अपनी परिभाषा याद करनी है। ठीक है, कर ली होगी आपने। उसके बाद बताया मैंने कि एंजाइम हिस्ट्री याद करनी, हिस्ट्री के अंदर 400-500 साइंटिस्टों के नाम उनके याद करने, उन्होंने क्या क्या किया था, लाइन टू लाइन वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एंजाइम स्ट्रक्चर के बारे में बताया था आपको, वो आपको याद करनी है एंजाइम की, जैसे होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सहकारक होता है। ठीक है, और सहकारक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से आपको वो याद करना है। उसके बाद एंजाइम के विशिष्ट जो लक्षण थे, प्रॉपर्टीज थी, वो याद करनी है आपको। ठीक है, प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं, कोलोइड प्रकृति के होते हैं, विशिष्टता होती है। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय क्रियाधार से करने की क्षमता होती है ना। एंजाइम इष्टता होती है, एंजाइम निरोधन होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट थे वो आपको एंजाइम की विशिष्ट गुणों में याद करना है, आपको याद करता हूँ। उसके बाद जो बच्चों अपन ने डिस्कस किया था आपको याद होगा, उसके बाद जो मोस्ट और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस थी, एंजाइम की जो प्रभावित करने वाले कारक थे, एंजाइम को जो प्रभावित करने वाले जो कारक थे, फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की जो क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो कौन कौन से थे, मैंने बताया तापमान था, पीएच मान था। ठीक है, क्रियाधार की सांद्रता थी। उसके बाद क्या था, एंजाइम की सांद्रता थी, अंतिम उत्पाद की सांद्रता थी, और उसके बाद एंजाइम निरोधक और विष थे। ठीक, एंजाइम निरोधक और विष कितने प्रकार के थे, प्रतिस्पर्धी, अप्रतिस्पर्धी, 2 प्रकार के थे। तो इस प्रकार से यहाँ तक अपन को ये लाइन टू लाइन चीज याद होनी चाहिए। यहाँ तक अपन आए हैं किस जो छोटे छोटे अपन वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो ये चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अपन ने जो नई चीज स्टार्ट की थी वो अपन ने चालू की थी, एंजाइम क्रिया की विधि। ठीक है, एंजाइम क्रिया की विधि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मोड ऑफ एंजाइम रिएक्शन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं अभी। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़े। तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में अपन ने बात की थी। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को समझने में 2 जो चीज है उनको समझने की आवश्यकता होती है अपन को। एक तो होता है एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, ठीक है, और दूसरा होता है सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है, अपन उसको मैकेनिज्म को समझने के लिए, एंजाइम की क्रिया विधि को समझने के लिए अपन को 2 चीजों पे जो अध्ययन करने की आवश्यकता थी, वो थी, एक तो थी एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, और दूसरा था सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो अपन यहाँ पर अपन बात करते हैं मोड ऑफ एंजाइम या एंजाइम क्रिया विधि की बात करते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं। तो वहाँ पर आपको किस प्रकार से उत्तर देना है कि अपन इस क्रिया विधि को 2 तरीके से समझ सकते हैं, 2 पॉइंटों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक तो है एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण और दूसरे सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट पे अपन डिस्कस करें तो उसके जो सिद्धांत थे, ठीक है, उनके अपन ने जो बात की, ताला चाबी का सिद्धांत था वो अपन डिस्कस किया था, एक बार वापस में याद दिलाओ। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अपन पहला पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे वो था एंजाइम
एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, ठीक है। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की बात करें, ESC एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ठीक है, ये मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या होता है, जो क्रियाधार होता है एंजाइम के साथ में क्रिया करता है, एंजाइम के साथ में बंध बनाता है और एक अस्थायी यौगिक बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनते हैं। और एंजाइम क्रियाधार संकुल जो होता है वो क्या होता है, फिर किसमें टूट जाता है, उसके बंध जो टूटते हैं वो किसमें टूटते हैं, एंजाइम और उत्पाद में टूट जाते हैं। एंजाइम जो होता है वापस क्या होता है, अभिक्रिया के अंदर क्रियाधार से रिएक्शन करके दूसरी अभिक्रिया को दोहराता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलती रहती है। इसके संकुल निर्माण के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। पहला था ताला कुंजी सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत, ठीक है, जिसको लॉक एंड की थ्योरी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, लॉक एंड की थ्योरी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, लॉक एंड की थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, लॉक एंड की थ्योरी। और लॉक एंड की थ्योरी का जो अपन ने, आपको याद हो तो पिछली कक्षा के अंदर जो अपन ने डिस्कस की थी, ठीक है, कि ये जो थ्योरी थी वो सबसे पहले एमिल फिशर ने दी थी, ठीक है, एमिल फिशर ने दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जिस प्रकार एक विशेष ताले की एक विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार से क्या होता है, एक विशेष क्रियाधार के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, उसी से वो बंध बनाता है, उसी से बंध बना के फिर वो अभिक्रिया होती है, वो संपन्न होती है। एक विशेष प्रकार के जो एक क्रियाधार होता है, एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार, विशेष प्रकार के जो एंजाइम होता है, उसके सक्रिय स्तर के साथ जुड़ता है, बंध बनाता है और वो उसे अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इस प्रकार से जो ताला चाबी सिद्धांत वाली बात की थी, और जो बुक में नहीं देखी वही बात मैंने बताई थी ताला चाबी सिद्धांत में, कि इसमें क्या बताया था, एमिल फिशर ने ये बताया था कि जिस प्रकार ताले और चाबी के अंदर जो गुरु होते हैं, उसी प्रकार से एंजाइम के अंदर दृढ़ संरचना पाई जाती है, और उस दृढ़ संरचनाओं से ही क्या होता है, जो क्रियाधार होता है वो जुड़ता है और एंजाइम और क्रियाधार संकुल बनता है, और वो फिर आगे उत्पाद और एंजाइम में टूट जाता है। तो ये बात थी जो अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर ताला चाबी सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की बात जो करते हैं बच्चों, तो दूसरा सिद्धांत आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सर्वमान्य सिद्धांत है, और सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो है, ठीक है। तो दूसरा जो आता है वो सिद्धांत क्या है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ठीक है। ये क्या है, इंड्यूस फीड थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंड्यूस फीड थ्योरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंड्यूस फीड थ्योरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस फीड थ्योरी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके नाम में छुपा हुआ है, लेकिन ये नाम का जो मतलब अभी आपके समझ में नहीं आएगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्या होता है। नाम में ही पता, पूरा का पूरा सिद्धांत है इस नाम में छिपा हुआ है, पूरा का जो पूरा सिद्धांत है इस नाम के, मात्र इस नाम में छिपा हुआ है, लेकिन अभी आपके समझ में नहीं आएगा। ये जब समझ में आएगा, जब मैं आपको ये पूरा सिद्धांत बताऊंगा, तब आप सोचेंगे नाम से पता चला ये क्या सिद्धांत होता है। तो इंड्यूस फीड थ्योरी या प्रेरित आसंजन जो सिद्धांत है, इस क्या होता है, देखो बच्चों आज की बात करें तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो दूसरा, इसमें प्रेरित आसंजन सिद्धांत की बात करें, सबसे पहले किसने दिया था ये बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें तो ये दिया था आपके कोशलैंड ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोशलैंड ने 1958 में किया था, ठीक है। किसने दिया था, सबसे पहले तो आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, कोशलैंड ने। ये किसने प्रतिपादित किया था, जब वहां पर अपन ताला चाबी सिद्धांत की बात करते हैं, ताला चाबी सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया था,
और ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? कोस्टलैंड ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों किसने किया था? कोस्टलैंड ने दिया था। बुक के अंदर जो ईयर है वो गलत लिखी हुई है, आप लिख लें 1958 के अंदर दिया था। ठीक है, ये कब दिया था? 1958 के अंदर दिया था। बुक के अंदर थोड़ी गलत लिखा हुआ है सन। ठीक है, तो वो चेंज कर लेना। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1958 में दिया था। किसने? कोस्टलैंड ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? ये याद रखना आपको, यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने किसी सिद्धांत को इस शुरुआत करते हैं लिखने में, तो उसमें यह पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों कोस्टलैंड ने किया था। दिस थ्योरी प्रपोज बाय कोस्टलैंड इन 1958, या इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोस्टलैंड ने 1958 में किया था। क्लियर? ठीक है, फिर दूसरी बात देखता हूं, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। यह सर्वमान्य है सिद्धांत है। ये क्या है? सर्वमान्य सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत क्या? कि ताला चाबी सिद्धांत है, उसके फिर संशोधित करके ये सिद्धांत बनाया गया। तो ये सिद्धांत सभी को स्वीकार किया गया, और सभी को स्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि ये था, ये सर्वमान्य था, और इसकी जो बातें थी वो सही थी। ठीक है, इसके अंदर जो इसकी जो प्रस्तावना थी, इसके अंदर जो लिखा गया था, कि जो बातें बताई गई थी वो सही थी, इसलिए इसको सर्वमान्य माना गया। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? लेकिन इस सिद्धांत को समझने से पहले मैं एक बार आपको ताला चाबी सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें संशोधन करके ही इस सिद्धांत को बनाया गया था। ताला चाबी सिद्धांत की बात करें तो एमिल फिशर ने क्या बताया था? एक विशेष जो ताला होता है उसकी विशेष चाबी होती है। ठीक है, एक विशेष क्रियाधार के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार होता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम के सक्रिय स्थल के साथ बंध बनाता है, और उस प्रकार से विक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, सही बात है यहाँ तक। लेकिन उसने एक बात गलत बताई थी वहां पर, एमिल फिशर ने एक बात वहां पर थोड़ी सी गलत बता दी। वो गलत क्या थी? वो गलती क्या थी उसकी? देखो, उसने क्या बताई थी कि एंजाइम की जो संरचना होती है दृढ़ होती है। उसने क्या बताया कि एंजाइम की जो संरचना होती है वो दृढ़ होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। उसने वहां पे क्या बताया थी कि एंजाइम की संरचना दृढ़ होती है, एंजाइम के ऊपर क्या होते हैं? खांचे या उभार पाए जाते हैं, और उसके विपरीत ही किसमें पाए जाते हैं? उसके जो अनुपूरक ही किसमें पाए जाते हैं, या उसके पूरक ही किसमें पाए जाते हैं? क्रियाधार में पाए जाते हैं, और वो आपस में जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये किसने बताया था? एमिल फिशर ने बताया। इसी बात में संशोधन करके कोस्टलैंड ने सिद्धांत बनाया। इसने क्या कहा? देखो, इस सिद्धांत में इसने क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार जो बताया था, एमिल फिशर ने बताया था कि दृढ़ संरचना होती है। इसने कहा कि एंजाइम की दृढ़ संरचना नहीं होती है, और उस पर किसी प्रकार की पूरक जो संरचनाएं होती है वो नहीं होती है। उसके ऊपर किसी प्रकार की जो पूरक संरचनाएं जो होती है, क्रियाधार की जो पूरक संरचनाएं होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो इसने क्या बताया बच्चों? इसने ये बताया कि ये याद रखना, एंजाइम की जो संरचना उसने बताई दृढ़ होती है। इसने क्या कहा? एंजाइम की संरचना दृढ़ नहीं होती है। अब ये बात सही है इसकी, क्यों है? कि आप याद रखो, एंजाइम जो होता है कोलोइडी प्रकृति का होता है, और कोलोइडी प्रकृति में दृढ़ संरचना कैसे हो जाएगी? दिमाग लगाओ। अपन गुण पढ़ के एंजाइम में, एंजाइम के गुण पढ़ के, एंजाइम गुण में अपन ने क्या पढ़ा? एंजाइम जो प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की प्रकृति को इसलिए दूसरा गुण क्या था? कोलोइडी प्रकृति के होते हैं। तो कोलोइडी प्रकृति के, तो इसका मतलब वे ठीक है। तो कोलोइडी प्रकृति तो क्या होती है? ठोस और तरल के बीच की अवस्था होती है, तो उसमें दृढ़ संरचना कैसे हो जाएगी? तो इसने क्या कहा? इसने सारी बातों का कंक्लूजन निकाल क्या बताया कि एंजाइम की जो संरचना होती है वो दृढ़ नहीं होती है। ठीक है, एंजाइम की संरचना जो होती है, और ठीक है, एंजाइम की संरचना क्या होती है? दृढ़ नहीं होती है, और प्रारंभ में एंजाइम अणु के सक्रिय स्थल। देखो, अब इस लाइन में बहुत अर्थ है इसका, इस लाइन में बहुत अर्थ है, इस लाइन का ध्यान देना। ठीक है, एंजाइम की संरचना दृढ़ नहीं होती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसमें एंजाइम की संरचना दृढ़ नहीं होती है। ओके, क्लियर है। ठीक बात बताई इसने, बिल्कुल सही बात बताई। क्यों बताई? मैंने बताई कोलोइडी प्रकृति की होती है,
ठीक है, ठीक है, ये बात होगी, वो बुक में नहीं लिखा हुआ कुछ भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एंजाइम की संरचना दंड नहीं होती है। ओके, प्रारंभ में एंजाइम अणु के सक्रिय स्थल क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार अणु के पूरक नहीं होते। ठीक है, ये लाइन देखो, ठीक है, प्रारंभ में एंजाइम के सक्रिय स्थल, इस लाइन को देखो, मैं कहने का मतलब क्या है, वहां पर क्या बताया था, वहां पर एमिल फिशर ने क्या बताया था कि एंजाइम के सक्रिय स्थल होते हैं वो दृढ़ होते हैं और पूरक होते हैं, किसके, क्रियाधार अणु के। वहां पर एमिल फिशर ने तालाचाबी सिद्धांत में क्या बताया था कि सक्रिय स्थल, एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं वो दृढ़ होते हैं, पूरक होते हैं क्रियाधार अणु के, ठीक है, तभी उनमें आके बॉन्डिंग हो जाती है, इस प्रकार से खांचे आपस में फिट हो जाती है, ये बताया इसने। यहाँ पर इसने क्या बताया थी, एंजाइम की सतह दृढ़ नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है, और प्रारंभ में एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार अणु के पूरक नहीं होते हैं, क्रियाधार अणु के पूरक नहीं होते। तो अब बॉन्डिंग कैसे होती है, अब बॉन्डिंग कैसे होती है, अब सुनो क्या होता है कि जैसे ही एंजाइम, मान लो ये एंजाइम है, ध्यान देना, ये एंजाइम बना रहा हूं, तो इसमें किसी प्रकार की संरचना नहीं है, देखो समझने के साथ बता रहा हूं मैं, ये एंजाइम बनाया मैंने, इस एंजाइम में भी आपको किसी प्रकार की संरचना नहीं दिख रही है, देखो, ठीक है, लेकिन ये क्रियाधार है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, ठीक है, ये क्या है, क्रियाधार है, ठीक है, ये क्या है, क्रियाधार है, देखो, ओके। अब होता क्या है इसमें कि इसमें किसी प्रकार की दृढ़ संरचना नहीं दिख रही है आपको, देखो मैं आपको पूरा राउंड बना देता हूँ, ये इसका सक्रिय स्थल है, चलो ये इसका सक्रिय स्थल है, ये मान लो सक्रिय स्थल है, आपको यहाँ पर किसी प्रकार की दृढ़ संरचना या किसी प्रकार के उभार या किसी प्रकार की वो इसकी कोई इसकी पूरक संरचना इसमें नहीं है, ठीक है। प्रेरित आसंजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एंजाइम की संरचना दृढ़ नहीं है यहाँ पे, और ये प्रारंभ में इसके जो इसमें कोई सक्रिय स्थल इसके पूरक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, प्रेरित का मतलब क्या होता है, देखो प्रेरित आसंजन का मतलब क्या होता है कि ये जो एंजाइम है, ध्यान देना, ये जो एंजाइम की संरचना है इससे प्रेरित होती है, किसी क्रियाधार से, इस क्रियाधार से प्रेरित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल क्या होते हैं, इसके अनुपूरक हो जाते हैं। कैसे होते हैं, देखो जैसे जैसे पास में आएगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो हवा से भरा हुआ गुब्बारा है, जैसे अपन उसमें उंगली डालेंगे गड्ढा हो जाएगा, हवा से भरा हुआ गुब्बारा है, उसके अंदर उंगली डालेंगे तो उसमें गड्ढा हो जाएगा, होगा, ये किससे प्रेरित हो रहा है, इस उंगली से प्रेरित हो रहा है, ये क्रियाधार है और ये एंजाइम है, ठीक है, ये क्रियाधार है और एंजाइम है। गुब्बारा, हवा से भरा हुआ जो गुब्बारा है वो क्या है, एंजाइम है, और मेरी उंगली है ये क्या है, क्रियाधार। जैसे उंगली के पास में तो उसमें अंदर क्या गड्ढा हो जाएगा, उसी प्रकार से ध्यान देना कि यहाँ पर क्या होगा कि ये इससे प्रेरित होगा क्रियाधार से, और एंजाइम क्या होगा, इस क्रियाधार से प्रेरित होगा। जैसे जैसे क्रियाधार इसके पास में आएगा उसमें इस प्रकार की जैसे 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 क्रियाधार, देखो ये जैसे जैसे क्रियाधार, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, देखो जैसे जैसे ये इसके पास में आया है क्रियाधार, तो इसमें अनुपूरक संरचनाएं इसके सक्रिय स्थल पे, एंजाइम के सक्रिय स्थल पे अनुपूरक संरचनाएं बन जाती है, एंजाइम के सक्रिय स्थल पर अनुपूरक संरचनाएं बन जाती है। जैसे जैसे देखो क्रियाधार इसके पास में आता है, जैसे जैसे क्रियाधार इसके पास में आता है, तो एंजाइम की सक्रिय स्थल था, ये जो प्लेट था, देखो ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेन बना रखा है मैंने, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है, तो इसके देखो अनुपूरक हो गया, क्रियाधार के अनुपूरक हो जाता है, और क्या हो जाएगा आगे, एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया बच्चों,
कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये अस्थायी होता है, आपको पता है इसे किस में टूट जाता है, ये वापस ई एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है, प्रोडक्ट में टूट जाता है, और एंजाइम वापस रीयूज इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया चलती रहती है। तो बच्चों यहाँ पर आपने समझने की कोशिश करी होगी। तो इससे कितनी बातें क्लियर होती है, इसमें ये बातें क्लियर होती है कि जो एंजाइम की जो सक्रिय स्थल होते हैं दृढ़ नहीं होते, परिवर्तनशील होते हैं। मतलब जैसे क्या होते हैं, और ये किससे प्रेरित, इसलिए बोलते हैं प्रेरित आसंजन। मैंने बताया नाम से पता चल जाएगा आपको, प्रेरित आसंजन, इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना, प्रेरित कर, ये प्रेरित करना है, ये प्रेरित किस लिए, इसको, इसके एंजाइम सक्रिय स्थल को किस प्रकार से, इसके पूरक संरचना बनाने के लिए, इसके अनुपूरक संरचना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियाधार है, ये क्रियाधार है, इस एंजाइम के को प्रेरित कर रहा है, इस एंजाइम के सक्रिय स्थलों को प्रेरित कर रहा है, किस प्रकार की, इसके अनुपूरक संरचना बनाने के लिए। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि इसकी जो दृढ़ संरचना होती है वो दृढ़ नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है, और परिवर्तनशील होती तभी क्या होती है, ये क्रियाधार से प्रेरित होकर उसके अनुपूरक संरचना का इसमें निर्माण हो जाता है, अनुपूरक संरचना क्रिया स्तर पे बन जाती है। उससे क्या होता है, जो आपके क्रियाधार है और वो एंजाइम है, दोनों आपस में बंध बना लेते हैं, और ये अस्थायी यौगिक बनता है बीच में। आपको पता है एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है जो अस्थायी होता है, और वो किस में टूट जाता है, आपके एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है। तो इससे इस सिद्धांत का सारांश ये निकलता है बच्चों। तो इस सिद्धांत में देखो अपने ये संकुल निर्माण के जो दो सिद्धांत थे वो दोनों सिद्धांत अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। प्रेरित आसंजन का सिद्धांत भी कर लिया है। और जैसे अपन बात करें ताराचापी के अंदर क्या बताया था, ताराचापी में ये बताया था ये दृढ़ संरचना होती है, ठीक है, ये दृढ़ संरचना होती है, यहाँ पे इस प्रकार दृढ़ संरचना नहीं होती, इसलिए ये सर्वमान्य सिद्धांत इसलिए माना गया, और सर्वमान्य इसलिए बताया गया क्योंकि इसके अंदर जो पूरे गुण होते हैं, क्योंकि अपने को पता है एंजाइम प्रोटीन की प्रकृति का होता है, कोलोइड प्रकृति का होता है, कोलोइड प्रकृति में दृढ़ संरचना का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो ये बच्चों था आपके प्रेरित आसंजन का सिद्धांत जो यहाँ पर अपने पढ़ा है। तो इसमें ये हो गया। अब इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे एंजाइम क्रियाविधि का, जो अभी जो समय अभाव हो गया, अभी तक पर नहीं क्लियर कर पाएंगे। अगली कक्षा के अंदर अपन बात करेंगे सक्रिय ऊर्जा में जो कमी होती है उससे फिर अपना जो मोड ऑफ एक्शन पूरा हो जाएगा। तो आज का ये जो सिद्धांत है ये आपको पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ लाइन दी रखी है, तो आप ये वह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आएंगी बच्चों, प्रेरित आसंजन का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, ये डायग्राम आप जरूर बना लेना, ठीक है। आपके बुक में जो डायग्राम दिया वो समझने वाला नहीं है, आप इस प्रकार से डायग्राम बना लेना, पहले इस प्रकार से बनाना, इसमें किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं है, ये एंजाइम है, ठीक है। और ये इसका सक्रिय स्थल वाला भाग है, इसको तो मैं ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप इसको सक्रिय स्थल दिखा देना। और ये सबस्ट्रेट, एस मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, क्रियाधार, इंग्लिश में बोलते हैं क्रियाधार सबस्ट्रेट। इस प्रकार से आप प्रेरित आसंजन के द्वारा ये हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये इधर आएगा सबस्ट्रेट, तो क्या हो जाएगा, इससे प्रेरित हो जाएगा। समझ गए तो आप। तो बच्चों आज कक्षा में तब होते हैं, आगे कक्षा में जो अपन बात करें सक्रिय ऊर्जा में कमी जो कारण है उनकी बात करेंगे।